दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। भाई मैं अभी तक कंफ्यूजन में हूँ कि मैं इस मूवी को किस जॉनरा में फिट करूँ। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2, इसलिए बाकी मुझे कुछ कहने की और जरूरत नहीं है। इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ है जो शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि आज तक यूट्यूब पर किसी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम सन 2005 का सीन देखते हैं, जहां हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो दिन निकल आने के बाद भी काफी देर तक सो रहा होता है और इस लड़के का नाम होता है मल्ली। हम देखते हैं कि मल्ली इतना लेट उठा जरूर था, लेकिन उठने का इसका कोई मन नहीं था, बल्कि मजबूरी थी, क्योंकि सामने वाले खंबे पर सुबह सुबह मंदिर की आरती चल रही थी, जिस वजह से इसकी नींद में डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए अब वो गुस्से में बाहर जाकर उस खंबे पर लगे लाउड स्पीकर को उखाड़कर फेंक देता है। इसके बाद वो तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे गांव के कुछ बच्चे मिलते हैं जो दूसरे अनाथ बच्चों के लिए चंदा कर रहे होते हैं। अब मल्ली पहले उनको रोकता है और वो बच्चे उससे भी चंदा मांगने लगते हैं, लेकिन अब मल्ली उनसे कहता है कि तुम लोगों की उम्र ये सब करने की नहीं है, जाओ और पढ़ाई करो। ये चंदाबाजी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सबसे बड़े निकम्मे होते हैं। ऐसे कहकर वो उनका वो चंदे वाला डब्बा छीन लेता है और अपने काम पर निकल जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक छोटी सी फैक्ट्री में बोरे सिलने का काम करता था और वो उस काम को दिन भर करता था, जैसे वो कभी थकता ही ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शाम को एक ठेके पर जाता है, जहां वो उन्हीं अनाथ बच्चों के डब्बे से पैसे निकालता है, माल खरीदता है और फिर अकेले में एक टेबल पर बैठकर पीना शुरू कर देता है। अब ना तो मल्ली किसी से बात करता है और ना ही कोई मल्ली के पास आता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी सोशल गैदरिंग भी लगभग ना के बराबर है। खैर, अब वो थोड़ी देर बाद हल्का होने के लिए जाता है और इतने में कुछ लड़के आकर उसकी टेबल पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जब मल्ली वापस आता है तो वो उन लड़कों से कहता है कि तुम लोग दूसरी जगह जाकर बैठो, क्योंकि अभी मुझे और पीना है। लेकिन वो लड़के उससे मना कर देते हैं, जिसके बाद मल्ली उनसे कोई बहस नहीं करता, बल्कि वो सीधा उनकी पिटाई शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस ठेके पर मौजूद लोग और ठेके का मालिक सभी को वहां से भगा देते हैं। अब बाहर आकर मल्ली अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आज वो बहुत नशे में था, जिस वजह से वो वहीं बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन आखिर मल्ली ऐसा है क्यों? क्या वो बचपन से ऐसा है या इसके पीछे कोई खास वजह है? तो यही दिखाने के लिए कहानी बहुत साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम सन 1985 का वक्त देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मल्ली ने हाई स्कूल में पूरा जिला टॉप किया था, जिस वजह से मल्ली के पापा सत्यनारायण अखबार में मल्ली का फोटो देखकर बहुत खुश होते हैं और जगह जगह जाकर लोगों को मल्ली के बारे में बताकर प्राउड फील करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि मल्ली भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था और उनके परिवार में मल्ली का दादा और मल्ली की माँ भी मौजूद थे। इसी बीच एक दिन अचानक मल्ली का पिता यानी सत्यनारायण किसी लेडी को लेकर अपने घर पर आता है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था, जो कि एक बेबी बॉय था। अब सत्यनारायण के पिता को लगता है कि वो लेडी उसकी कोई रिश्तेदार है, इसलिए वहाँ आई है। लेकिन तभी सत्यनारायण उन्हें सच बताता है और कहता है कि मैंने इस औरत से शादी कर ली है बाबूजी, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ इसी घर में रहे। हालांकि ऐसा कहते हुए सत्यनारायण को बहुत अजीब भी लग रहा था, जैसे वो शादी उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन फिलहाल वो उस बारे में कोई बात नहीं करता। खैर, जब उसके पिता और बाकी घर के लोगों को इस दूसरी शादी के बारे में पता चलता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि एक आदमी जिसका पहले से 16 साल का लड़का हो, वो किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके घर आ जाए। और इस बात से सत्यनारायण के पिता बहुत नाराज होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं इस औरत को इस घर में नहीं रहने दे सकता। मेरी पहली बहू ही इस घर में रह सकती है, इसलिए तुमको जाना है तो इसके साथ चले जाओ। इस तरह मल्ली के दादाजी उस औरत और बच्चे को अपनाने से इनकार कर देते हैं, जबकि सत्यनारायण फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है, ये सोचकर कि शायद घर के लोग मान जाएंगे। पर तभी अचानक उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुझे हमारे साथ इस घर में रहना है तो इस औरत को अभी छोड़ना होगा, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। अब ये सब वहाँ खड़ा खड़ा मल्ली भी सुन रहा होता है, जो अब तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक तरफ वो अपनी माँ को देख रहा था जो रोए जा रही थी, और दूसरी तरफ वो अपने पिता को देख रहा था जो एक दूसरी औरत को एक बच्चे के साथ अपने घर पर ले आया था। खैर, अब बातों ही बातों में ये भी कंफर्म हो जाता है
कि वो छोटा बच्चा भी असल में सत्यनारायण का ही है, जिसे सुनकर मल्ली और उसकी माँ एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं। अब सत्यनारायण को पता था कि अगर उसने उस औरत को छोड़ दिया तो वो औरत और उसका बच्चा दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए अब सत्यनारायण मजबूरी में अपनी पहली पत्नी और मल्ली को उसके दादाजी के साथ छोड़ देता है और दूसरी औरत और दूसरे बच्चे के साथ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सबसे ज्यादा दुख मल्ली को होता है, क्योंकि उसने अपने पिता के बारे में कभी भी ऐसा सोचा तक नहीं था। अब आज तक जो मल्ली अपने पापा को ही अपनी दुनिया मानता था, अब वो मान लेता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए अब वो उनकी और अपनी तस्वीर जलाकर अपने पिता से सारे रिश्ते उसी वक्त तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्ली का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये सब होने के बाद आते जाते लोग उसे ताना मारने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चे उसे बुली भी करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। जिस मल्ली ने कभी अपने जिले में हाई स्कूल का एग्जाम टॉप किया था, वही मल्ली अब हमें उसके दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए मिलता है। अब प्रिंसिपल ये सब देखकर उसको वार्न करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि कल अपने पिता को लेकर तुम मुझसे मिलना, मुझे उनसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। ये सुनकर अब मल्ली का दिमाग और ठनक जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि आपको जो बात करनी है वो मुझसे करिए, जो बोलना है मुझसे बोलिए, क्योंकि मेरा बाप तो मर चुका है, अब मेरा कोई बाप नहीं है। अब उसकी ऐसी अकड़ देखकर प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देता है, जिसके बाद मल्ली सब कुछ छोड़कर दिन भर आवारागर्दी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है और वो जुआ खेलना भी शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर मल्ली की माँ बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो चुप बनी रहती है और उसे कुछ भी बोल नहीं पाती। इसी बीच हम देखते हैं कि मल्ली के पड़ोस में राज्यम नाम की एक लड़की रहती है, जो उसका अच्छे से ख्याल रखती है और उसको अपना भाई और दोस्त मानती है। वो मल्ली को अक्सर अंकल कहकर पुकारती है और उसका ख्याल रखती है, और साथ ही मल्ली भी राज्यम और अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानता है। इस तरह अब पूरे 10 साल बीत जाते हैं और मल्ली भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी आदतें नहीं बदलती, बल्कि वो पहले से भी बदतर हो जाता है। अब सीन दूसरी तरफ गांव में शिफ्ट होता है, जहां हम बोरे सिलने का कारोबार चलाने वाले लोगों को देखते हैं, जिनकी अभी अभी एक बिजनेस कमेटी बनी होती है और उस कमेटी के प्रेसिडेंट का नाम होता है गणपति राजू। उस कमेटी मेंबर्स में से कौन आदमी किस किस एरिया कितने सीजन तक धंधा करेगा और कौन धंधा नहीं करेगा, ये सब कुछ राजू ही डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं कि आज वो अपने गोडाउन में आता है, क्योंकि उसने कमेटी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई होती है। इसके बाद वो मीटिंग में अपने खास आदमियों को धंधा करने के लिए अलग अलग एरिया में बांट देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी शेखर नाम का उसका एक पुराना आदमी उसके पास आता है, जिसका नाम उन लोगों की लिस्ट में नहीं था जिनको अभी राजू ने इस साल काम करने के लिए चुना था। इसलिए हम देखते हैं कि अब शेखर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि भाऊ आप बड़े हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, इसलिए आपके फैसले को हम सराखों पर रखते हैं। लेकिन भाऊ मेरी बेटी की तबीयत खराब है, कुछ ही महीनों में उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान पर बनाएगी। इसलिए आप इस बार मुझे एक एरिया काम करने के लिए दे दो, चाहे अगले 2 साल तक मुझे कोई काम मत देना, तब तक मैं मजदूरी कर लूंगा। लेकिन राजू के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो कहता है कि देखो शेखर, काम तो काम के हिसाब से ही होता है, यहाँ सभी के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन मैं किस किस की सुनूंगा, इसलिए तुम्हारा काम अगले साल ही शुरू हो पाएगा। इस साल तुम मजदूरी करके अपना काम चला लो। ये सुनकर शेखर चुप हो जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ और कह भी नहीं सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दोपहर के वक्त मल्ली घर वापस आता है। आज वो जल्दी काम से वापस आ गया था, क्योंकि फैक्ट्री में कोई खास काम नहीं था, साथ ही उसे उस शेखर की बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करवाना था। इसलिए वो घर जाकर पहले थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। लेकिन आज जब वो घर आता है तो देखता है कि घर के बाहर उसका पिता सत्यनारायण बैठा हुआ है। ये देखकर अब उसका खून खौल जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, ये तो हमसे नाता तोड़कर इस घर को छोड़कर चला गया था, फिर आज अपनी शक्ल क्यों दिखाने आया है। तो इस पर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम पर एक जमीन खरीदना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन मल्ली ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर ये आदमी तब हमें छोड़कर नहीं जाता तो मैं आज न जाने कितनी जमीन अपने नाम पर कर चुका होता, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। उसकी माँ कहती है कि वो पहले भी आ चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, मैंने उन्हें माफ कर दिया है, अब तुम भी अपने पिता को माफ कर दो। तो इस पर मल्ली कहता है कि मेरा बाप तो पहले ही मर चुका है, ये तो तुम्हारा पति है, इसलिए इसे अपने दादाजी के घर के बाहर बैठने दे रहा हूँ, नहीं तो कब का भगा देता। अब इससे आगे मल्ली की माँ उससे कुछ नहीं कह पाती, जबकि बाहर बैठा सत्यनारायण समझ जाता है कि मल्ली आज भी उससे बहुत नाराज है और उसने उसे अभी भी माफ नहीं किया है। तो इस तरह आखिर में सत्यनारायण चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पड़ोस की राज्यम को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जिसके बाद दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और
फिर उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें मल्ली भी अपने सारे पैसे लगा देता है जो उसने बचपन से राज्यम की शादी के लिए जोड़े थे। खैर, अब शादी वाले दिन मल्ली बारातियों को खाना खिला ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे वो देखता ही रह जाता है। इस लड़की का नाम होता है कावेरी, जो असल में लड़के वालों की तरफ से बारात में आई हुई थी। पर अब मल्ली अपने ध्यान को वहाँ से हटाकर लोगों को खाना खिलाने में लगाता है क्योंकि डिनर ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था। अब अगले ही दिन मल्ली अपना ट्रैक्टर लेकर कॉलेज की तरफ जा रहा होता है और तभी वो एक बार फिर से कावेरी को देखता है जिसका आज एग्जाम था। अब वो नोटिस करता है कि कावेरी का भी आज एग्जाम है, लेकिन वो उस एग्जाम को लेकर काफी नर्वस है। इसलिए अब वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जो इतनी डरी हुई हो। तो इस पर कावेरी मन ही मन सोचने लगती है कि यह लड़का बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद कितना पढ़ने वाला हो, लेकिन जब पास खड़ी एक लड़की उसे बताती है कि कभी मल्ली ने पूरा शहर टॉप किया था तो वो उससे इस बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन जब मल्ली उससे कहता है कि क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, तो वो कहती है कि मैं सुबह भूल गई थी कि मुझे आज सर नहीं धोना। ये सुनकर मल्ली कहता है तो क्या हुआ अगर तुमने आज सर धो लिया तो। जिस पर कावेरी कहती है कि अरे एग्जाम वाले दिन अगर सर धो लो तो रात को जो याद किया था वो सारा पानी में बह जाता है। देखो अब मेरा भी सब याद किया हुआ पानी में बह गया। अब इस बात पर मल्ली अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन कावेरी को परेशानी में देखते हुए वो शंकर नाम के एक लड़के को बुलाता है जिसका एग्जाम भी उसी क्लास में था जहां कावेरी बैठने वाली थी। इसलिए अब मल्ली शंकर के कॉलर से वो छुपाई हुई चिट निकालता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये चिट तभी दूंगा जब एग्जाम में तुम कावेरी की मदद करोगे। अब शंकर इस पर हाँ कह देता है और अपनी चिट को वापस मांगने लगता है, लेकिन मल्ली अब उसमें से आधी चिट कावेरी को देने की कोशिश करता है, पर कावेरी उस चिट को नहीं लेती और अपनी क्लास में चली जाती है। जिसके बाद शंकर उस बची हुई चिट को लेकर क्लास में पहुंच जाता है। फिर जब शाम को मल्ली अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा होता है तभी अचानक उसके पास शंकर आता है और रोते हुए कहता है कि भैया आपने उस लड़की की मदद करने को कहा था, लेकिन उस लड़की ने उल्टा मेरी शिकायत कर दी और मुझे पकड़वा दिया। अब मल्ली ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और शंकर से कहता है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, तुम देखते जाओ। इसके बाद वो अगले दिन फिर से कॉलेज जाता है, लेकिन वहाँ कावेरी को देखकर मल्ली बस उसे देखता ही रहता है और उससे कुछ कह नहीं पाता। और तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ किस लिए आया था। इसलिए अब वो कावेरी की तरफ बढ़ने लगता है और इतने में लंच टाइम हो जाता है। इसलिए अब मल्ली भी खाना खाने के लिए पार्क में ये सोचकर आता है कि लंच के बाद वो शंकर के बारे में कावेरी से बात करेगा। अब यहाँ वो अपना टिफिन खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कल की सब्जी पैक कर दी है। ये देखकर अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना खाना फेंक देता है, लेकिन दूर खड़ी कावेरी ये नोटिस कर लेती है और उसको लगता है कि शायद मल्ली का टिफिन गलती से गिर गया होगा। इसलिए अब वो अपना टिफिन लेकर मल्ली के पास जाती है और उसे खाने के लिए दे देती है। अब मल्ली जैसे ही ताजा खाना देखता है तो उसे देखकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी कावेरी भी ये चीज नोटिस कर लेती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी थी तो टिफिन संभाल कर रखना चाहिए था ना। जिस पर मल्ली उसे बताता है कि टिफिन तो ठीक से रखा था, वो तो मैंने ही उसे फेंका था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कल शाम वाला खाना पैक करके दे दिया था, जिससे मेरा मूड खराब हो गया। पता नहीं वो मुझे क्या समझती है। अब कावेरी ये सुनकर भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो माँ है, अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती, इसलिए घर में जो भी था वो दे दिया होगा। हो सकता है कि उनके पास यही हो, और वैसे भी तुम्हें रूखा सूखा ही सही लेकिन खाना तो मिला। उन लोगों को देखो जो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं और आखिर में उन्हें कूड़े कचरे में पड़ा हुआ सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता है। ये सुनकर मल्ली को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ये भी याद आता है कि पिछले एक सप्ताह से वो घर में सब्जी या दाल लेकर गया ही नहीं था, तो आखिर उसकी माँ बनाती क्या। इसलिए अब वो फौरन अपने घर जाता है और सब्जी को सामने रखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। अब कई सालों बाद ये सुनकर मल्ली की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन खाना बनाकर उसे खिलाने लगती है और मल्ली भी वहीं बैठकर चुपचाप रोते हुए उस खाने को सुकून से खाता रहता है। लेकिन इस सब का फायदा ये हुआ था कि अब उसे कावेरी से प्यार हो चुका था। इसलिए अब वो अगले दिन राज्यम के घर जाता है क्योंकि उसने कावेरी को पहली बार राज्यम की शादी में ही देखा था। फिर वहाँ वो राज्यम से कावेरी के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर राज्यम का हस्बैंड उसे बताता है कि कावेरी तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं है, वो बहुत ही अलग तरह की लड़की है। तो मल्ली पूछता है कि अलग से तुम्हारा क्या मतलब है। तो राज्यम का हस्बैंड उसे बताता है कि कावेरी की माँ असल में कोलकाता से थी, इसलिए अब वो भी जल्दी से जल्दी कोलकाता जाकर सेटल होना चाहती है क्योंकि उसके सपने बड़े बड़े हैं, जबकि एक तुम हो जो यहाँ एक छोटी सी बोरियों की फैक्ट्री में बोरे सिलने का काम करते हो। खैर अब हम देखते हैं कि उसकी बातों का मल्ली पर कोई असर नहीं पड़ता और वो सीधा कावेरी के पास चला जाता है जो इस वक्त अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी होती है और टाइपराइटर पर कोई एप्लीकेशन लिख रही होती है। अब मल्ली वहाँ पहुँचते ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कावेरी से कहता है कि मैं शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए
लिए ये सब छोड़ दूंगा। वो कहता है कि इतने सालों से मैं डिप्रेशन में था, लेकिन उस दिन तुमने मुझे जो बोला उसने मुझे बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर से अपनी माँ पर ध्यान दे पाया, जो बरसों से बस मेरी शक्ल को सुबह जागते वक्त और रात को सोते वक्त देख रही थी। अब इस तरह वो कावेरी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उससे कहता है कि तुम कुछ टाइम ले लो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, और फिर जो भी तुम्हारे मन में आए वो मुझे बता देना। और इतना कहकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब तक कावेरी और उसकी फ्रेंड दोनों शॉक में आ जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अभी उनके सामने क्या हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि कावेरी और उसकी फ्रेंड को अब मल्ली के बारे में सब कुछ पता था और वो जानती थी कि आवारागर्दी करना, मारपीट करना, यही सब मल्ली का काम है। इसलिए अब कावेरी की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर तूने मना किया तो पता नहीं वो क्या करेगा, इसलिए एक हफ्ते में तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए तब तक कोलकाता जाने से पहले इससे बात करती रहो और घुमाती रहो। इस तरह अब कावेरी भी अपनी फ्रेंड की बात मान जाती है और फिर इस तरह से एक हफ्ते तक यही सब चलता रहता है, जहाँ कावेरी के जवाब की उम्मीद में मल्ली उसका पीछा करता रहता है। लेकिन इस बीच कावेरी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और उसके सामने आने पर बस उससे समय मांगती रहती है। पर वो ये भी नोटिस करती है कि इस पूरे एक हफ्ते में मल्ली ने उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की और ना ही उसने कभी उसको दारू पीते हुए किसी से झगड़ते हुए देखा था। लेकिन जब पूरा हफ्ता निकल जाता है और एग्जाम्स भी खत्म हो जाते हैं तो कावेरी समझ जाती है कि अब उसे मल्ली का सामना करके उसे अपने बारे में सच बताना पड़ेगा। इसलिए अब वो शाम को मल्ली से जाकर बात करती है और उसे शराब, सिगरेट, झगड़ा सब कुछ छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर मल्ली कहता है कि वो तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जब मैंने तुमको प्रपोज किया था, लेकिन अब बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। तो कावेरी उससे कहती है कि अगर मैं मना करूंगी तो क्या तुम मुझे मार दोगे। तो मल्ली कहता है कि ये क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मैंने उस दिन कहा था ना कि कोई जबरदस्ती नहीं है और मैंने टाइम भी दिया था, इसलिए अब तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। तो ये सुनकर कावेरी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है और उसे अब सच बताने लगती है। वो कहती है कि मैं जो बोलूंगी तुम सब करोगे ना। तो मल्ली कहता है तुम बोल कर तो देखो। तब जाकर कावेरी उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर आपको भी एज ए व्यूअर झटका लगने वाला है। वो कहती है कि मेरा एक अरविंद नाम का फ्रेंड है जो मुझे बहुत पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी के लिए उसके घर वाले राजी नहीं हैं, इसलिए हम दोनों घर से भागना चाहते हैं। वो कहती है लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अरविंद के पापा ने उसे घर के अंदर ही बंद करके रखा है और मैं वहाँ पर नहीं जा सकती और चली भी गई तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए क्या तुम मेरे लिए उसे लेकर रेलवे स्टेशन आ जाओगे और हमारी मदद करोगे। अब ये सुनकर कोई और लड़का होता तो इमोशनल होकर रोने लगता, लेकिन मल्ली ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि वो कावेरी से सच्चा प्यार करता था और उसकी खुशी चाहता था, इसलिए अब वो फौरन कावेरी की खुशी के लिए ये सब करने को तैयार हो जाता है। वो फिर अरविंद के घर जाकर उसे वहाँ से निकालकर अगले ही दिन सुबह सुबह रेलवे स्टेशन ले आता है। फिर हम देखते हैं कि कावेरी वहाँ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही होती है और अब अरविंद को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, जबकि मल्ली उनसे दूर एक बेंच पर बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है कि उसे अकेले ही अपनी माँ को हमेशा संभालना होगा क्योंकि कावेरी उसकी लाइफ में नहीं आ सकती। पर तभी हम दूसरी तरफ उस अरविंद को देखते हैं जो कावेरी से कहता है कि मैंने मल्ली की आंखों में देखा था कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो ये भी बताता है कि मैं अपने पिता की प्रॉपर्टी को छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकता, क्या भरोसा कि कभी हम उतने अमीर हो भी पाएंगे या नहीं जितना मैं अभी हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मानो और मल्ली से अपना रिश्ता जोड़ लो क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं पैसे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन सच मानो यही हकीकत है, मैं ऐसे नई जगह पर बिना पैसों के एडजस्ट नहीं कर सकता। अब ये सुनकर कावेरी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, जबकि अरविंद उसे छोड़कर वहाँ से चुपचाप चल देता है। लेकिन उसके जाते ही कावेरी को मल्ली की बातें याद आती हैं और उसे उसका वादा भी याद आता है कि वो उसे जबरदस्ती नहीं करेगा और जो कहेगी वही करेगा। इसलिए अब कावेरी भी मल्ली को दिल ही दिल में चाहने लगती है, जिसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और मल्ली भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है ताकि कावेरी के लिए फ्यूचर को सेट कर सके। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मल्ली का एक फ्रेंड दुबई से वापस आता है, जिसके बाद वो लोग दुर्गा लॉज में पार्टी करने लगते हैं। अब मल्ली भी उनके साथ होता है, लेकिन कावेरी से किए हुए वादे के मुताबिक वो शराब, सिगरेट और कुछ भी नहीं लेता। लेकिन फिर भी मल्ली का फ्रेंड राघव मजे मजे में उसे एक कमरे के पास लेकर जाता है और एक लड़की के साथ कमरे के अंदर बंद कर देता है। लेकिन मल्ली उस कमरे में एक तरफ बैठे बैठे उस लड़की से बात करने लगता है और कमरे के खुलने का वेट करने लगता है। पर इतने में उस लॉज में पुलिस की रेड पड़ जाती है, जहां मल्ली पुलिस वालों से कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, मैं बस उससे बात कर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे ही कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता और वो उस लड़की की चादर को खींचते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम कुछ नहीं कर रहे थे। अब इससे वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है और ये
देखकर मल्ली गुस्सा हो जाता है और उस पुलिस वाले को पीटने लगता है। अब ये खबर सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण को मिलती है, जिसे सुनकर वो भड़क जाता है और कहता है कि आखिर कौन है जिसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। और अब वो फौरन वहाँ आता है और सभी लड़कों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी की बहुत पिटाई होती है, लेकिन मल्ली अपनी जुबान से उफ तक नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि ये बात अब मल्ली के पिता सत्यनारायण को भी पता चलती है कि मल्ली को पुलिस ले गई है। इसलिए अब वो अपने एक जानकार के साथ फौरन पुलिस स्टेशन आते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण उनसे कहता है कि मल्ली ने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है, ऊपर से उसके अंदर बहुत अकड़ है, इसलिए एक बार जेल में रहेगा तो सारी अकड़ निकल जाएगी। पर सत्यनारायण ये सुनकर उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए सर, माना कि वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसकी वजह मैं हूँ, आप उसको छोड़ दीजिए। अब ये सुनकर लक्ष्मी नारायण थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन उसके बाद वो मल्ली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब मल्ली लॉकअप से बाहर आता है तो पुलिस वाला उससे कहता है कि इस बार तुम्हारे पापा के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार किसी की नहीं चलेगी। पर जैसे ही मल्ली को ये पता चलता है कि पुलिस ने उसे उसके पिता के कहने पर छोड़ा है, तो वो उल्टा पुलिस पर गुस्सा होकर कहता है कि राह चलता हुआ कोई भी आदमी आकर कह देगा कि वो मेरा बाप है तो तुम मान लोगे क्या? अरे मेरा बाप तो तभी मर गया था जब मैं छोटा था। और इतना कहकर वो वापस से जाकर लॉकअप में बैठ जाता है। इधर अब अपने बेटे की बातें सुनकर सत्यनारायण का दिल बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे आज इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज तक भले ही मल्ली ने उससे बहुत कुछ कहा था, पर वो सब अकेले में था, लेकिन आज उसने सभी के सामने अपने पिता को शर्मिंदा किया था। और एक बाप के लिए इससे ज्यादा दुख कोई और नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि इसी दुख के साथ सत्यनारायण मल्ली की मां से मिलने जाता है, लेकिन वहां घर की चौखट पर पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर ये खबर जैसे ही पुलिस वालों को मिलती है तो वो फौरन मल्ली को छोड़ देते हैं, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताते। इसके बाद मल्ली जब घर जाता है तो वहाँ वो आंगन में अपने बाप की लाश को देखता है और कुछ देर के लिए ठहर जाता है। पर शायद इस लड़के का गुस्सा और अहंकार इसके मरे हुए बाप से बढ़कर था, जिस वजह से वो फौरन जाकर घर के आंगन में कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने पिता को ऐसे ही देखता रहता है। उसको देखने से किसी को लग ही नहीं रहा था कि मल्ली को अपने पिता के जाने का कोई भी अफसोस है। पर शायद इतना काफी नहीं था, क्योंकि जब चिता को आग देने की बात आती है तो मल्ली उसमें शामिल भी नहीं होता और इसके लिए वो अपनी माँ से साफ मना कर देता है। और यहीं से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जब शुरू में मल्ली शराब के नशे में सड़क पर बेहोश पड़ा था। फिर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ एक लड़का आता है जो उम्र में मल्ली से छोटा था और उसे हमने अभी तक मूवी में नहीं देखा था। अब वो लड़का मल्ली को उठाकर एक खंबे के सहारे बैठा देता है और फिर कुछ सोचते हुए अपना चाकू निकालता है और मल्ली के पेट में घुसा देता है। इसके बाद वो डरते हुए भागता है और फौरन पास में खड़ी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ गाड़ी में हम कमेटी के प्रेसिडेंट राजू को देखते हैं, जिसके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा मार चुका था। खैर, अब वो उस लड़के से कहता है कि तुम डरो मत, जो भी होगा मैं देख लूंगा। और ये सुनकर अब वो लड़का अपने घर आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सत्यनारायण की वही दूसरी वाइफ का बेटा यानी मल्ली का सौतेला भाई रमन्ना होता है। लेकिन आखिर रमन्ना की मल्ली से क्या दुश्मनी थी? तो इसके लिए सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि सत्यनारायण की मौत मल्ली के घर में हुई थी, जिस वजह से मल्ली की दूसरी वाइफ भी आखिरी बार सत्यनारायण को देखने के लिए वहां आई थी। लेकिन मल्ली ने उसे अपने घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया था और फटकारते हुए रमन्ना और उसकी माँ को वापस भगा दिया था। इस तरह ना तो मल्ली ने खुद अपने पिता की चिता को आग दी और ना ही उसने रमन्ना को ये करने दिया। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि कुछ साल पहले जब रमन्ना गांव में क्रिकेट खेल रहा था तो कमेंट्री करते हुए एक आदमी ने रमन्ना को मल्ली का छोटा भाई बोल दिया था, जिसे सुनकर मल्ली गुस्सा हो गया था और उसने उस आदमी से जाकर कहा था कि तुम गांव में पैदा हुए किसी भी ऐरे गहरे को मेरा भाई कहोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि रमन्ना शुरू में मल्ली को अपना बड़ा भाई मानता था और मल्ली की वजह से कोई भी रमन्ना से लड़ता नहीं था, जिस वजह से रमन्ना अपने सारे गिले शिकवे भूल चुका था। लेकिन असली हद तब हुई जब पिता की मौत पर मल्ली ने रमन्ना और उसकी माँ के साथ बुरा किया, जिसने रमन्ना के अंदर बदले की भावना को जगा दिया। इसलिए रमन्ना मल्ली को चाकू मारकर आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सड़क पर घायल मल्ली की हालत लगातार खराब होती जाती है, जबकि नशे में होने की वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग पाता। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर लक्ष्मी नारायण वहाँ आ जाता है, जो मल्ली को ऐसी हालत में देखकर फौरन अपने साथियों को कॉल करता है और इसके बाद वो सभी मिलकर मल्ली को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हो जाता है और इसी बीच कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम सन
1995 का सीन देखते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कावेरी के पापा और कोई नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण है, जो अब उसकी शादी के लिए लड़का देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि कावेरी मल्ली को इस बारे में बताती है, जिसके बाद मल्ली को एहसास हो चुका था कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो कावेरी के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए अब वो फौरन अपना ट्रैक्टर बेचकर अपना बोरी का काम करने का फैसला करता है। इसके लिए अब वो शेखर के पास जाता है और उसका गोडाउन किराए पर ले लेता है और कमेटी की परमिशन के बिना ही धंधा करना शुरू कर देता है। फिर काम अच्छा चलने पर वो कावेरी के लिए एक गाड़ी भी खरीद लेता है। अब कावेरी, राज्यम, मल्ली की माँ, उसके फ्रेंड्स सब मल्ली के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्योंकि मल्ली ने कमेटी की परमिशन नहीं ली थी, इसलिए एक रात कमेटी का प्रेसिडेंट राजू अपने आदमियों के साथ मल्ली के गोडाउन जाता है और उसमें आग लगा देता है, जिसमें सारा माल जलकर खाक हो जाता है। फिर कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन तब तक मल्ली जान चुका था कि वो आग राजू ने ही लगाई है। पर फिर भी राजू उससे कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। जिस पर मल्ली राजू को धमकी देता है कि एक हफ्ते में मैं फिर से अपना धंधा शुरू कर दूंगा और इस बार मान लेता हूँ कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन अगली बार आग लगी तो मैं सबका गोडाउन जला दूंगा। तो इसके बाद मल्ली फिर से अपना काम शुरू करने की तैयारी करता है, पर इस बार मल्ली के पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं, इसलिए अब कावेरी उसे अपनी माँ की अंगूठी देती है, जिसे गिरवी रखकर वो अपना काम फिर से शुरू कर पाता है। फिर एक दिन कावेरी घर पर होती है, तभी लक्ष्मी नारायण एक बार फिर से उससे शादी की बात करता है, पर इस बार कावेरी उससे कहती है कि मैं मल्ली से प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर लक्ष्मी नारायण का चेहरा उतर जाता है। लेकिन उसे भी मल्ली के बदलाव के बारे में पता था और अब वो ये भी सोचता है कि शादी के बाद वो अपनी बेटी के पास ही रह पाएगा, तो इसी वजह से वो अपनी बेटी की खुशी के लिए इस शादी के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मल्ली, राज्यम और उसका हस्बैंड तीनों रिश्ते की बात करने के लिए कावेरी के घर आते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण कहता है कि मैं जानता हूँ कि मल्ली पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन पुलिस स्टेशन में इसने अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर दिया था और ऊपर से इसने उनकी चिता को आग भी नहीं दी। एक बाप के लिए इससे बड़ा श्राप कुछ नहीं हो सकता था, जो उसे मरते मरते भी अपने बेटे का सुख नहीं मिला। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज उस बाप की आत्मा को दुख हो और इसलिए इस शादी के लिए मेरी बस एक ही शर्त है कि शादी के कार्ड पर ये अपने नाम के साथ साथ अपने पिता का नाम भी लिखेगा। अब ये सुनकर मल्ली बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर देखते ही देखते उनके बीच में बहस होने लगती है, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण शादी के लिए मना कर देता है। ये देखकर मल्ली कावेरी को अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन आज कावेरी उसके साथ जाने से इनकार करते हुए कहती है कि पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें अपने पिता को माफ करना ही होगा, वरना फ्यूचर में क्या पता हमारा बच्चा भी ऐसा ही करे। तो ये सुनकर अब मल्ली गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये मान लेता है कि कावेरी ने उसे धोखा दिया, जिसके बाद उसकी शराब, सिगरेट और सब कुछ शुरू हो जाता है। इधर लक्ष्मी नारायण कावेरी की शादी किसी और लड़के के साथ तय कर देता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर आखिरकार एक दिन कावेरी मल्ली को मनाने के लिए फिर से उसके घर पर आती है और उससे कहती है कि एक बार जिद छोड़कर कार्ड पर अपने पापा का नाम लिखने के लिए मान जाओ, वरना हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मल्ली का ईगो अभी भी नहीं मानता, जिसके बाद कावेरी गुस्से में उसे अपना शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिस दिन कावेरी की शादी थी, उस दिन मल्ली पूरे नशे में कावेरी को उसकी माँ की वही अंगूठी वापस करने के लिए आया था जो उसने गिरवी रखी थी। लेकिन यहाँ जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कावेरी अपनी जान ले चुकी थी और अब मल्ली के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसके बाद मल्ली का सारा नशा उतर जाता है और वो कावेरी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में शादी में मौजूद लोग मल्ली की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और इसी मारपीट में मल्ली राजू को एक धक्का मारता है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है और उसके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। और यही वजह थी कि राजू इसका बदला मल्ली से रमन्ना के साथ मिलकर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हॉस्पिटल में मल्ली को होश आता है और उसे पता चलता है कि चाकू मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रमन्ना ही था। इसके बाद वो गुस्से में रमन्ना को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन आज पहली बार उसकी माँ उससे कहती है कि रमन्ना ने जो किया वो गलत नहीं था। तूने अपने पिता को माफ ना करने की जिद पकड़ रखी है और इसीलिए तेरा आज ये हाल है। तूने अपनी जिद की वजह से सब कुछ गंवा दिया और हर किसी को सिर्फ तकलीफ ही दी। जरा सोच, जब मैंने अपने पति को माफ कर दिया तो तू अपने पिता को माफ क्यों नहीं कर पाया? और अगर गुस्सा करना आता है तो माफ करना भी आना चाहिए। तेरी वजह से तेरे पापा नहीं रहे, कावेरी नहीं रही और आज तू अपने भाई को भी मारने चला है, लेकिन शांति तो तुझे फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि असली शांति
माफ करने में है बेटा। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद उसकी चिता के सामने हाथ जोड़े थे और उपदेश दिया था कि मृत्यु में कोई दुश्मन नहीं। फिर तू कौन सा भगवान से बड़ा है जो अपने पिता के मरने के बाद भी उन्हें माफ नहीं कर पा रहा। इतना सब सुनकर अब मल्ली को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन हॉस्पिटल से जाकर सबसे पहले राजू से मिलकर माफी मांगते हुए कहता है कि उस रात मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, बस मैंने अपना बचाव किया और फिर तुम गिर गए, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर राजू चौंक जाता है और साथ में रमन्ना भी, जो वहीं मौजूद था। फिर वो रमन्ना से कहता है कि चलो भाई, बहुत जरूरी काम से जाना है। अब रमन्ना पहली बार उसके मुंह से भाई शब्द सुनकर शॉक्ड रह जाता है और फौरन उसके साथ चल देता है। फिर रास्ते में मल्ली उससे भी माफी मांगता है और फिर वो उसके साथ कावेरी के घर पहुंचकर उसके पिता से भी माफी मांगता है। अब वो रोते हुए कहता है कि अगर उस दिन मैं अपने पापा का नाम कार्ड में लिखवाने के लिए तैयार हो जाता तो कावेरी आज जिंदा होती। लेकिन तभी लक्ष्मी नारायण भी माफी मांगता है कि अगर मैंने नाम लिखवाने की जिद छोड़ दी होती तो भी आज वो जिंदा होती। इस तरह अब सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि मल्ली उसी मंदिर में जाता है जहां कावेरी के साथ बैठकर वो अक्सर बातें करता था। फिर इसी बीच उसकी यादों में मल्ली भी उसके पास चला जाता है और बाकी सभी लोग बस उसे देखते रह जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, गलती होती है, गुस्सा भी होता है, लेकिन एक वक्त वो भी आता है जब हमें उस आदमी को माफ करना होता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। याद रखिए, दर्द देने वाले से ज्यादा माफी देने वाला बड़ा होता है। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ये सीख मिल पाए। और अगर आप नए हैं तो सोच क्या रहे हैं, फौरन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।